यही जो आपका है कोएफिशिएंट ऑफ ये ऑब्लिक कोलिजन जो है उस पे एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ मैं, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करा देता हूँ, उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ, आप लोग भी बना लो मेरे साथ। ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक बॉल आ रहा है, बॉल आके गिर रहा है, ये देखो दिख रहा है, बॉल आ रहा है, बॉल की जो वेलोसिटी है वो u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, बॉल का मास m है, ये दिख रहा है एंगल, इसको यूजुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हो ना, समझिए अल्फा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद बॉल रिफ्लेक्ट हो गया, ये बाउंस खा के रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, सपोज इसकी जो वेलोसिटी हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद वेलोसिटी हो गई वो v है। अब यूजुअली लाइट के केस में बात होता है, लाइट वाले केस में ये ऐसा होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है क्या? इक्वल, यस इक्वल होता है। लेकिन ये लाइट नहीं है, ये बॉल है ना, और हो सकता है ये इलास्टिक कोलिजन ना हो, इनइलास्टिक कोलिजन हो फ्लोर के साथ, एनर्जी लॉस भी हो सकती है बॉल की, तो हमें गारंटी नहीं है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। हम लोग ट्राई करेंगे इनको प्रूफ करने की कि ये इक्वल है कि नहीं है, वो फाइंड करेंगे। तो फिलहाल मैं इक्वल नहीं ले रहा हूँ, दूसरे एंगल को मैं बीटा ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है कि दोनों इक्वल है, ये लाइट थोड़ी है, ये तो बॉल है ना, तो फिलहाल बीटा लिखा है, बाद में देखेंगे कि इक्वल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, वो देखेंगे। डायग्राम बना लो। हाँ, बना लिया सबने? यस। हाँ, इसमें क्वेश्चन लिखो, क्या क्या फाइंड करना है मैं वो लिखवा देता हूँ खाली। इसको आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट थिंग, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा if the coefficient of restitution is e. Find the relation between alpha and beta if the coefficient of restitution is e. मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया नहीं है, वैल्यू नहीं दी है, खाली बोला है कि वो इसको e ले लो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? e है कोलिजन के लिए। ठीक है, हाँ सब लोग का भी हो गया। e दिया हुआ है, आपको खाली करना क्या है, अल्फा और बीटा के बीच का क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है कि बीटा और अल्फा इक्वल हैं कि नहीं इक्वल है, क्या इन दोनों का कोई रिलेशन क्या है दोनों का, वो निकालना है। ठीक है, सबने क्वेश्चन समझा? यस यस अब देखो, सबसे पहले ये ऑब्लिक कोलिजन है, एक्चुअली मैं बताता हूँ कैसे ये ऑब्लिक है, लेकिन एक्चुअली ये ऑब्लिक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले डिसाइड करनी होती है। तो मैं ऐसे डिसाइड करूँ एक्स और वाई, देखो एक्स और वाई हम लोग यूजुअली ऐसे ही लेते हैं ना, पेज पे हॉरिजॉन्टल एक्स होता है, वर्टिकल वाई होता है, ऐसे एक्स और वाई ले लेते हैं। हाँ, अब क्या करो, पहले पहले इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है देखो u है, और फाइनल वेलोसिटी v है। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज को है ना हम लोग दो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, तो देखो ऐसे रेजोल्यूशन होगा, लुक एट द स्क्रीन, दिख रहा है u का रेजोल्यूशन, ऐसे v को भी रिजॉल्व करेंगे, ये देखो दिख रहा है। अब u का देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से करोगे, अल्फा एंगल दिख रहा है, अल्फा एंगल यहाँ पे भी बनेगी, देखो ये वाली, यस यस अल्टरनेट एंगल। दिख रहा है क्या? यस सर यस हाँ, तो ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है ना वो u cos अल्फा होगा, और जो x कंपोनेंट है वो होगा u sin अल्फा। यू साइन। आप लोग कर लो ये मेरे साथ, आप लोग भी कर लो ये। अब जैसे मैंने u को रिजॉल्व किया ना, और कंपोनेंट्स मैंने खुद फाइंड किए, वैसे ही तुम v को रिजॉल्व करो, फाइनल वेलोसिटी को रिजॉल्व करो, और उसके भी दो कंपोनेंट्स लिखो। कर पाओगे ना इतना? तो यस सर किया उसके कंपोनेंट्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वो आप खुद सोचो। तो जिसने अभी v को भी रिजॉल्व कर दिया, अगर आपने बता सकते हो v का जो x कंपोनेंट है वो कितना है, v का x कंपोनेंट वी साइन बीटा वी साइन बीटा। साइन बीटा हाँ, तो यहाँ पे देखो ये फाइनल वेलोसिटी है, इसका जो x कंपोनेंट है ना वो v sin बीटा होगा, दिख रहा है? y कंपोनेंट होगा v cos बीटा, वी कॉस बीटा। ये बीटा एंगल यहाँ पे बनेगी इधर, ये वाली। ठीक है,
तो इतना ही तो सिंपल है। ओके, अब देखो अब लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा देखो आपको इमेजिनेशन करना होगा कि जब ये बॉल फ्लोर को टच करेगा ना, देखो बॉल सब ऐसे आ रहा है, ऐसे आके उसने फ्लोर को टच किया, तो बॉल और फ्लोर एक दूसरे के ऊपर क्या एग्जिट करेंगे, फोर्स एग्जिट Force. करेंगे ना। Yes. Yes. फोर्स होता है ना, फोर्स हमेशा कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है, कॉमन टेंजेंट नहीं होता है। ये कॉमन नॉर्मल है। देखो कॉमन नॉर्मल कैसे मालूम करते हैं कॉमन नॉर्मल। देखो जहां पे बॉल और फ्लोर टच करे ना, ये कांटेक्ट एरिया, देखो ये वाली कांटेक्ट एरिया, इस कांटेक्ट एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर बना तो वो कॉमन नॉर्मल होता है, ये कॉमन नॉर्मल है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में देखो फोर्स लगेगा बॉल के ऊपर। आपको नहीं लगता है जब बॉल ऐसे हिट करेगा तो फ्लोर ऐसे अपवर्ड फोर्स लगाएगा ना इसके ऊपर। Yes. इसी फोर्स की वजह से जो बॉल नीचे जा रहा था वो सडनली ऊपर जाना शुरू कर देता है ना। तो ये कॉमन नॉर्मल है, और ये देखो ये कॉमन टेंजेंट है, ये वाली सीटी लिख रहा हूँ, सीटी कॉमन टेंजेंट। तो एक्चुअली में जो कॉमन टेंजेंट है वो इस बार एक्स एक्सिस है, और जो कॉमन नॉर्मल है वो इस बार जो है वो वाई एक्सिस है। देख लो। नहीं Yes, sir. तो बॉल के ऊपर जो, यार एक चीज आपको इसमें क्लियर करनी पड़ेगी, बॉल के ऊपर जो फोर्स है ना वो वाई डायरेक्शन में लगेगा, एक्स में नहीं लगेगा। ऐसे अपवर्ड फोर्स लगेगा बॉल के ऊपर ना। इस अपवर्ड फोर्स को तुम नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हो कभी कभी, नहीं लगेगा। Yes. तो फोर्स एक बार बताओ, वाई डायरेक्शन में लग रहा है तो खाली वाई कंपोनेंट चेंज होना चाहिए वेलोसिटी का, कि एक्स कंपोनेंट भी चेंज होना Y चाहिए? Only component. Y. Y Y. component. Only Y Y. component. तो एक काम करो ना, आपके पास डायग्राम है उसमें देखो, इनिशियली वाई कंपोनेंट देखो डाउनवर्ड था, बाद में देखो फाइनली वाई कंपोनेंट अपवर्ड हो गया Upward हो क्या? गया. Upward. Yes. तो डायरेक्शन में तो दिख रहा है एटलीस्ट चेंज हुआ है ना। Yes. Yes. तो एक्स कंपोनेंट को देखो, एक्स कंपोनेंट पहले राइट वर्ड था, No राइट साइड, change. अभी भी एक बार एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होता है ना। तो अच्छा No. ठीक है, अपने इसमें लिखो, नोटबुक में लिखो, सिंस फोर्स ऑन द बॉल, लिखो सिंस फोर्स ऑन द बॉल is acting in the y direction, force on the ball is acting in the y direction, therefore x component of the velocity do not change, therefore x component of the velocity do not change। ठीक है, मतलब जो x कंपोनेंट पहले था बिफोर कोलिजन था, उतना ही x कंपोनेंट आफ्टर कोलिजन भी रहेगा, क्योंकि कोलिजन में कोई फोर्स नहीं लगा x एक्सिस की तरफ। एक बात, कौन कौन से x कंपोनेंट दिख रहा है आपको? u साइन अल्फा है और वो v साइन बीटा है, क्या ये आपस में इक्वल होंगे ना? Yes. तो Yes. लिखो u साइन अल्फा, ये x कंपोनेंट है, इज इक्वल टू v साइन बीटा, गिव इट फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हो गया। चलो अभी एक काम करते हैं, अभी y कंपोनेंट्स पे आते हैं। y कंपोनेंट तो चेंज हो गया, वो दिख रहा है मुझे। एक काम करते हैं, चलो e की फॉर्मूला लिखते हैं, e की। लुक एट द स्क्रीन, e कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन है, इसकी बेसिकली फॉर्मूला होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो एक बात बताओ, आपको डायग्राम में दिख रहा है क्या कि कितनी वेलोसिटी से, इसमें मैंने कल कहा था कि खाली एक्स कंपोनेंट तो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे कौन से कंपोनेंट लेंगे फिर ई वाली फॉर्मूला में? वाई Y कंपोनेंट। component. मैं देखो ऐसा होल ऐसे लिख देता हूँ, इधर वाई कंपोनेंट। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखो ना स्टूडेंट, ऊपर अगर v2 माइनस v1 लिखते हो ना तो नीचे उल्टा लिखना होता है u1 माइनस u2, ये जरूरी है। इसके पीछे भी रीजनिंग्स वगैरह हैं, तो उतना जल्दी क्लियर नहीं होता है वो सब, थोड़ा डिफिकल्ट है उसको एक्सप्लेन करना। बेसिकली याद तो रखो एटलीस्ट v2 माइनस v1 है, नीचे u1 माइनस u2 होता है। अब देखो अच्छे से एक एक चीज पुट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मैं फॉर्मूला बराबर इसमें पुटिंग करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे डायरेक्टली करना है, जल्दी जल्दी करना है, तो आप देख के बता सकते हो, देखो कितनी वेलोसिटी से बॉल जो है ना फ्लोर को अप्रोच कर रहा है, बॉल फ्लोर को अप्रोच कितनी वेलोसिटी से कर रहा है। U. U. ये देखो, ये देखो, इधर देखो, इधर स्क्रीन पे देखो, ये देखो, ये दिख रहा है क्या? U cos Yes. alpha. Alpha. यू कॉस अल्फा वो वेलोसिटी है जिससे ये बॉल फ्लोर को अप्रोच कर रहा है। फ्लोर तो जा ही नहीं रहा है, फ्लोर तो रेस्ट पे है, फ्लोर बेचारा तो नहीं जा रहा है। तो खाली दोनों को अगर हम देखें, आप फ्लोर पे बैठ के अगर बॉल को देखोगे तो आपको लगेगा कि जो बॉल है वो यू कॉस अल्फा वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है ना। Yes. Yes. और सिमिलरली बताओ, जब बॉल का कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद कितनी वेलोसिटी से वो सेपरेट हो रहा है? Cos beta. V cos beta. Beta. एक्चुअली पता है, अगर मुझे ओरली करना हो ना, बिना कुछ रूल्स के ओरली करना है, तो मैं बताऊं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये है v cos बीटा है,
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? u cos U alpha। cos cos alpha. alpha. लेकिन फिर भी क्या करेंगे, एज पर फॉर्मूला हम लोग सब वैल्यूज पुट करके करेंगे। इस फॉर्मूला में देखो, अभी जो 2 है ना, 2 मतलब फ्लोर हो गया और 1 मतलब बॉल हो गया। ये 1 और 2 क्या होता है, दो बॉडीज होती हैं जिनके बीच में कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन बॉल और फ्लोर के बीच में हो रहा है, तो 1 हम लोग बॉल को ले लेंगे, 2 हम लोग फ्लोर को ले लेंगे। एक बात, फ्लोर की वेलोसिटी पहले भी 0 थी और कोलिजन के बाद भी 0 ही रहेगी Yes. क्या? Yes. Yes. देखो ये v2 भी 0 रहेगा और ये नीचे u2 है ना, 2 0 ही रहेंगे क्योंकि फ्लोर थोड़ी मूव करेगा। ये देखो ऐसे, तो v2 u2 मैंने 0 डाल दिया। अभी v1 पे आते हैं। v1 मतलब इट्स अ वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन। After collision. Yes. कंपोनेंट लेंगे, y कंपोनेंट कितना है? V cos beta. Because beta. V cos beta. मतलब फर्स्ट बॉल का, मतलब फर्स्ट मतलब वो बॉल हो गया, बॉल का y कंपोनेंट v cos बीटा। u1 इसमें भी y कंपोनेंट U cos alpha. U U cos cos alpha. माइनस u cos अल्फा। अब बोलेंगे डाउनवर्ड वेक्टर को आप माइनस में ले लो, अपवर्ड वेक्टर को प्लस Yes. में ले लो। Yes. 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 देखो मैंने वेक्टर दिया भी है, इसका मतलब एक्चुअली वेक्टर्स है। कभी कभी होता है कि हमें खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पे आपको अच्छे से डायरेक्शन डालना है। अपवर्ड वेक्टर को पॉजिटिव ले रहे हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि डाउनवर्ड वेक्टर को नेगेटिव लो। उसमें हमारी चॉइस है, अगर तुम ऐसे चाहते हो कि डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो पूरे प्रॉब्लम में, तो फिर अपवर्ड को भाई नेगेटिव लेना, ठीक है? Yes. को ध्यान रखना होता है। अभी देखो सर ये अगर फ्लोर को हम 1 दे सकते हैं। कैंसिल हो जाएगा, ई कभी भी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, ई नेगेटिव नहीं आता है कभी भी। Yes. तो ये क्या हुआ, v cos बीटा u cos अल्फा, ठीक है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो v cos बीटा इज इक्वल टू e टाइम्स u cos अल्फा। Yes. कुछ स्टूडेंट जो डायरेक्ट करना चाहते हैं ना, मतलब बोलते हैं कि सर मुझे बहुत टाइम सेव करना है, जल्दी जल्दी चीजें करनी है, तो ये शॉर्टकट ऐसे याद रखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e टाइम्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये ऐसा है, सेपरेशन की वेलोसिटी इज e टाइम्स अप्रोच की वेलोसिटी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दो स्टूडेंट। अब एक काम करो स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करो आपस में, इतना तो कर सकते हो ना? ये देखो, ये फर्स्ट Yes. इक्वेशन जो हमने पहले बनाई थी, सेकंड इक्वेशन है, दोनों स्क्रीन पे दिख रही है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। प्लीज डिवाइड करो। अब बताओ क्या रिलेशन आ रहा है अल्फा बीटा के बीच में? बीटा को बीटा से डिवाइड करना है, ऐसा करना, और अल्फा को अल्फा वाले साइड डिवाइड करना। इज इट 10 बीटा इज इक्वल टू Yes. Tan beta equals to E Tan beta tan. is equals to 10 अल्फा डिवाइडेड बाई ई। Yes. देखो अगर आप अच्छे से डिवाइड करो दोनों को, तो आपको ऐसा आएगा 10 बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ई टाइम्स 10 अल्फा। Yes. आ रहा है ये फॉर्मूला? Yes. Yes sir. 10 बीटा इज 1 बाय ई टाइम्स 10 अल्फा। सबको मिला ये? हाँ, इसको बॉक्स में डाल दो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी बॉल कोलाइड होता है ना फ्लोर के साथ, किसी एंगल पे आके वो गिरता है रिफ्लेक्शन की जैसे, तो याद रखो कि 10 बीटा मतलब फाइनल एंगल इज इक्वल टू 1 अपॉन ई टाइम्स 10 अल्फा। अल्फा इज इनिशियल एंगल। एक बार बताओ, इसमें अगर मैं ई को 1 ले लूं, सपोज ई 1 ले लूं, ई 1 कब होता है? जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, fully Elastic. elastic। अगर मैं ई को 1 डाल दूं, तो अगर डालूं तो 10 अल्फा इक्वल टू 10 बीटा आ जाएगा, 10 10 कैंसिल हो Yes. जाएगा, तभी Yes. अल्फा इक्वल टू बीटा होगा Alpha क्या? equal to beta. Yes. तो अल्फा इक्वल टू बीटा कब होगा? जब सिर्फ कौन सा कोलिजन है? Elastic. Perfectly elastic. Perfect. हाँ, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई है, तभी अल्फा बीटा इक्वल होते हैं। अल्फा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है और बीटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। लाइट में आपने सुना है, लाइट वाले केस में दोनों इक्वल होते ही हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल, आई इज इक्वल आर। लेकिन यहाँ पे कभी होंगे जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है? क्लियर? सो कीप इट इन फॉर्मूला इन माइंड। ये क्वेश्चन समझा हमने, इस पे ऊपर किया, ऑब्लिक कोलिजन के ऊपर, ठीक है? आज मेरा टारगेट ये है कि इस चैप्टर की थियरी फिनिश करनी है आज मुझे, टारगेट ये है। और कल जो लेक्चर मिलेगा उसमें हम लोग खाली न्यूमेरिकल्स करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है? आज ये थियरी कंप्लीट कर लेते हैं। थियरी में एक लास्ट टॉपिक बचता है, मैंने कल बताया था आपको, टॉर्क। Torque. टॉर्क को डिस्कस करेंगे अभी। यू कैन पुट द हेडिंग टॉर्क। आई होप सबका वो पहला वाला न्यूमेरिकल फिनिश हो गया। Yes sir. Yes. 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 फिर टॉर्क से स्टार्ट करते हैं। टॉर्क जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ,
टॉर्क का एक और नेम होता है, टॉर्क एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है ये, इसका एक और नेम होता है, इट इज आल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। लिख लो, बाद में इसका समझ में आएगा मतलब, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, टॉर्क क्या होता है अभी ध्यान से, पहले कभी डिस्कस हुआ है क्या टॉर्क कभी भी बैच Yes. 1? Units Yes. and dimensions. नहीं हुआ ना? Electrostatics. Electrostatics. Yes, में electrostatics में भी हुआ है. हाँ, तो थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शायद वो मानसी मैम ने कराया होगा ना, No. Sudhir Suvarna Suvarna sir. sir. सुवर्ण सुधीर सुवर्णा सर। अच्छा, हाँ, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सर ने थोड़ा बहुत बताया होगा टॉर्क के बारे में, टॉर्क रोटेट करने के लिए यूज होता है वगैरह। Yes. तो वहाँ पे Yes. एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक्चुअली में टॉर्क की वो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क का बेसिक्स नहीं बताया जाता, वो खाली एप्लीकेशन है टॉर्क का, बेसिक्स यहाँ पर है। देखो टॉर्क में स्टार्ट कर रहा हूँ। अब टॉर्क क्या होता है, ध्यान से सुनो। टॉर्क एक ऐसी चीज है जो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है, मतलब रोटेशन में काम आती है। बॉडी जब रोटेट करती है, आपको इमेजिन हो रहा है ना, मतलब रोटेशन मोशन आपको मालूम है, यू आर फैमिलियर विद दिस वर्ड रोटेट। Yes. Yes. देखो सपोज ये पेन है, पेन को देखो ध्यान से, अगर पेन ऐसे चल रही है, देखो देखो, तो ये रोटेट तो नहीं कर रही है, आई एम श्योर, दिख रहा है क्या? रोटेट कर रही है ये? No. इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन फिजिक्स में। ये जो अभी कर रही है ना, इसको ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं, मतलब सीधा सीधा चलना। लेकिन अभी बता, अभी मैं बोलूंगा पेन रोटेट कर रही है अभी, यस Yes. Yes. तो ये रोटेशन है। ठीक है, तो रोटेशन एक अलग मोशन है, और दूसरा जो मोशन है वो ट्रांसलेशन बताया मैंने, जो जिसमें बॉडी सीधी सीधी चलती है। एक होता है ट्रांसलेशनल और एक होता है रोटेशनल। ठीक है, अब देखो सपोज ये एक बॉडी है, ध्यान से देखो, ये कोई भी शेप की बॉडी हो सकती है। मैं चाहता हूं कि ये बॉडी रोटेट करे, मेरी ऐसे पर्सनल विश है कि ये बॉडी क्या करे, रोटेट। तो आज आपको थोड़ा रोटेशन सीखने को मिलेगा कि बॉडी रोटेशन कैसे करती है। अगर आप चाहते हो ना कि ये जो बॉडी है स्क्रीन पे ये रोटेट करे, तो पहली पहली कंडीशन है कि इस बॉडी में आपको एक पॉइंट लेनी पड़ेगी, एटलीस्ट एक पॉइंट लेनी पड़ेगी। आप एक से ज्यादा भी ले सकते हो, एटलीस्ट एक पॉइंट लेनी पड़ेगी जो फिक्स्ड होगी। फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब वो पॉइंट बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलेगी, अभी इसको फिक्स्ड बोलेंगे ना। ये पॉइंट दिख रहा है क्या? सपोज ये एक ऐसी पॉइंट है जिसको मैंने फिक्स कर दिया, एकदम एकदम फिक्स। एक पॉइंट को फिक्स करो तो भी ठीक है, एक से ज्यादा को करोगे तो भी अच्छा है। कभी कभी एक से ज्यादा भी फिक्स पॉइंट होती है, वो भी बताऊंगा मैं। अभी एक काम करो, फिलहाल इसको फिक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तभी रोटेट होगी ना, बिना फोर्स लगाए तो नहीं होगा काम। तो सपोज मैंने देखो ऐसे फोर्स लगाया, देखो ये दिख रहा है ये? हाँ, तो थोड़ा इमेजिन करो कि आपने इस पॉइंट को फिक्स किया। फिक्स मतलब आप ऐसे मान लो कि इस पॉइंट को मैंने पकड़ के रखा है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट हिल नहीं सकती है, और फिर ऐसे फोर्स लगा दिया। थोड़ा इमेजिन करो, ऐसे लगाने पे बॉडी ऐसे रोटेट हो जाएगी, देखो ऐसे। यस Yes. जिनको लग रहा है नहीं सर ये तो विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो ये देखो ये स्केल है, स्केल तो दिख रही है। स्केल पे देखो मैंने यहाँ पे फिंगर से इसको पकड़ लिया है, इसे जहाँ पे मैंने इसको पकड़ा है ना अपने फिंगर से, वो फिक्स्ड पॉइंट हो गई। जहाँ पे पकड़ा है मैंने अभी वो फिक्स पॉइंट है। अब देखो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये देखो अभी मैं फोर्स लगा रहा हूँ स्केल, ये देखो रोटेट हो रही है ना। तो Yes. Yes. ऐसे रोटेट होगी। आई थिंक ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। रोटेशन दो टाइप की होती है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। Clockwise. हाँ, एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक बार बताओ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि रोटेशन के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहले तो आपको फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, और एक फोर्स होना चाहिए। ठीक है, अगर फिक्स पॉइंट एक नहीं है, बहुत ज्यादा फिक्स पॉइंट भी हो सकती है कभी कभी। सब देखो, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कुछ फिक्स पॉइंट्स है, देखो ये सब फिक्स पॉइंट्स है। तो अगर एक से ज्यादा फिक्स पॉइंट है ना, इन सब में से एक इमेजिनरी लाइन पास होता है। ये लाइन देखो, ये इमेजिनरी लाइन है जो सारी फिक्स पॉइंट में से पास होता है। जो इमेजिनरी लाइन सारी फिक्स पॉइंट में से पास होता है, इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने ये भी सुनी है चीज। Yes. एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो फिक्स्ड होती है। सारी कौन सी पॉइंट से पास होती है? फिक्स पॉइंट से पास होती है। Fix. एक बात, एक्सिस और रोटेशन पे सारी फिक्स पॉइंट्स आती हैं। अगर पॉइंट्स ही फिक्स्ड हैं तो एक्सिस भी फिक्स हो जाएगा। एक्सिस और रोटेशन भी हिलता नहीं है, वो फिक्स होता है। एक फोर्स लगाया तो यूजुअली, मतलब अभी तक हमको क्या दिख रहा है कि दो चीजें चाहिए, कुछ फिक्स पॉइंट्स चाहिए और हमें फोर्स चाहिए, दैट्स इट। कहने से ये दो चीजें चाहिए हमको रोटेशन करने के लिए, फिक्स पॉइंट और फोर्स। Yes. 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 समझ में आ रहा है? सिंपल है।
हाँ। Yes, sir. प्रॉब्लम क्या है पता है, साइंटिस्ट ने देखा कि इस चीज से ये फोर्स लगाते हैं ना हम लोग, रोटेशन होता है, लेकिन फिर अलग अलग हमने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, अलग अलग चीजों के में रोटेशन करके देखा, तो इसमें से हमको एक चीज पता चली कि अगर जो फोर्स तुम लगा रहे हो ना, अगर फोर्स एक्सिस से पास हो रहा है, फोर्स डायरेक्टली एक्सिस को कट कर रहा है, या जो फोर्स है वो फिक्स पॉइंट को कट कर रहा है, फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, तो ऐसा फोर्स रोटेशन नहीं कर पाता है। रोटेशन के लिए जरूरी ये है कि जो फोर्स है ना वो एक्सिस से अवे लगना चाहिए। जब भी फोर्स एक्सिस पे या फिक्स पॉइंट पर लगता है ना, तो वो रोटेशन नहीं कर पाता है। मतलब फोर्स की जो लाइन है ना, जो फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स की जो लाइन है, वो फिक्स्ड पॉइंट से पास नहीं होनी चाहिए, फिक्स पॉइंट से दूर हो से पास होनी चाहिए। या एक दूसरे तरीके से बताऊं, ऐसा बोल सकता हूँ, फोर्स और जो एक्सिस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। फोर्स हमेशा एक्सिस से अवे होना चाहिए। अगर फोर्स एक्सिस पे लगता है ना, लगने दो कोई बात नहीं, रोटेशन नहीं हो पाता है, खाली प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो फोर्स कहाँ लगना चाहिए, एक्सिस से अवे। इसके पीछे कुछ खास रीजनिंग तो नहीं है, रीजनिंग बस इतना ही है कि जो फिक्स पॉइंट है या जो एक्सिस है, फिक्स पॉइंट तो फिक्स है। अब फिक्स पॉइंट पे तुम फोर्स लगाओगे मतलब तुम फिक्स पॉइंट को मूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिक्स पॉइंट मूव होगी क्या? No. तो रोटेशन नहीं हो पाता है। तो एक काम करो, स्क्रीन पे ध्यान से देखो अब ये देखो, फोर्स अगर तुमको कभी सपोज छोटा सा वेक्टर, छोटा सा एरो बनाया ना फोर्स का कहीं पे, तो तुम फोर्स की एक खास बात होती है, तुम उसको ऐसे आगे ऐसे डायरेक्शन खींच सकते हो, ऐसे ऐसे बना सकते हो, उसमें कोई हार्म नहीं है, आगे पीछे से। ये पूरा डायरेक्शन है फोर्स का। अच्छा ये डायग्राम को अभी देखो, इसमें लग रहा है कि फोर्स एक्सिस से अवे है, फिक्स पॉइंट से अवे है। Yes. Yes. अभी फिक्स पॉइंट और फोर्स और फिक्स पॉइंट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, Yes. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर है। आर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये जो आर डिस्टेंस है ना, ठीक है, ये आर डिस्टेंस भी जरूरी है और एफ भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। अगर फोर्स जीरो हो गया, सपोज फोर्स ही नहीं लगा रहे हो तुम, फोर्स जीरो है तो भी रोटेशन नहीं होगा। और लेकिन अगर तुम फोर्स लगा रहे हो लेकिन आर जीरो है, आर जीरो का मतलब है फोर्स फिक्स पॉइंट पर लग रहा है। अगर आर में बोलो जीरो है, आर जीरो का मतलब है क्या हो गया, फोर्स कहाँ लग रहा है, फिक्स पॉइंट पे लग रहा है। फिक्स पॉइंट। तो आर भी होना चाहिए, आर मस्ट बी नॉन जीरो, और फोर्स जो है फोर्स भी नॉन जीरो होना चाहिए, तभी रोटेशन होती है। इन शॉर्ट ऐसे याद करो कि रोटेशन के लिए आर भी जरूरी है, आर होना चाहिए, एफ होना चाहिए और फिक्स पॉइंट भी होनी चाहिए, तीनों होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, आर और एफ की प्रोडक्ट ले लेते हैं हम लोग। आर और एफ की जो प्रोडक्ट है ना, इसी प्रोडक्ट को टॉर्क बोलते हैं। Torque. टॉर्क इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, आर एंड एफ। आर कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने बोला लेना है, परपेंडिकुलर आर लेना है। ठीक है, तो टॉर्क इज गिवन बाय आर इंटू एफ। तो अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि टॉर्क क्या है। फिर देखो, टॉर्क की फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वो आर इंटू एफ को बोलते हैं। लेकिन टॉर्क एक्चुअली में है क्या? टॉर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कहा जाता है कि रोटेशन के लिए नेसेसरी है। अगर टॉर्क नहीं लग रहा है बॉडी पे, अगर टॉर्क बाय चांस जीरो आ रहा है, तो रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है, रोटेशन नहीं होगा। या जो बॉडी रोटेट कर रही है, ऑलरेडी रोटेट कर रही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। बिना टॉर्क के कुछ चेंजेस नहीं आएगी बॉडी में। टॉर्क इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग एनी चेंजेस इन द रोटेशन। मतलब अगर कोई बॉडी रुका हुआ है, उसको स्टार्ट करने के लिए, रोटेशन स्टार्ट करने के लिए टॉर्क चाहिए। कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, उसको स्पीड अप करने के लिए और स्पीड अप करने के लिए टॉर्क चाहिए। कोई बॉडी रोटेट कर रही है, उसको स्टॉप करने के लिए भी टॉर्क चाहिए। ठीक है, बिना टॉर्क के रोटेशनल स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आती है बॉडी के। टॉर्क इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ द रोटेशन। समझा? तो टॉर्क आर इंटू एफ की प्रोडक्ट को कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो आगे, थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक बार बताओ, इसमें ये जो आर मैंने लिया है, इज इट आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? Yes. Yes. इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, दूसरा डिस्टेंस तुम नहीं ले सकते, वही लेना है हमेशा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी न्यूमेरिकल ऐसे हो जाते हैं, सिचुएशन ऐसे हो जाती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलता ही नहीं है, मतलब दिया ही नहीं होता है। सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन है, दिख रहा है? ये देखो, इस डिस्टेंस को मैं आर डैश बोल रहा हूँ, आर डैश। Pythagoras. रुको रुको, आराम से आराम से। ठीक है, वो मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। पाइथागोरस दिख रहा है वो, ठीक है, लेकिन नहीं लगा सकते पाइथागोरस। एक बार बताइए, आर डैश देखो, सपोज एग्जाम में आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें आर डैश गिवन है और आर नहीं है, तो आई थिंक कैन आई से आर डैश परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं है ना कोई? इज इट एनी अदर डिस्टेंस? Yes. Yes.
लेकिन Yes. आर डैश भी ध्यान से देखो, आर डैश भी फोर्स और फिक्स पॉइंट के बीच का ही डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कुछ भी है वो। Yes. आर डैश फिक्स पॉइंट से फोर्स तक का डिस्टेंस है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है वो। अभी क्या करना होता है ऐसे केस में, ये देखो, सपोज ये एंगल दिख रही है, ये एंगल, ये थीटा है। Yes. अब आप बोलेंगे सर ये थीटा एंगल ऐसे क्यों ले ली? थीटा एक्चुअली में देखो, थीटा एंगल दो वेक्टर्स के बीच में है। ये जो आर डैश है ना, आर डैश, इसको हम लोग वेक्टर बना देते हैं, ये देखो ऐसे, आर डैश को वेक्टर बना दिया, तो ये देखो ये आर डैश का ये डायरेक्शन है, ये देखो, और फोर्स तो ऑलरेडी वेक्टर है ना, तो फोर्स का डायरेक्शन भी है, ये देखो, ये एंगल दिख रही है, Yes. ये एंगल अगर जो थीटा ये दिख रही है, ये आर डैश वेक्टर है और एफ वेक्टर है ना, उनके बीच में है, ठीक है। आर डैश वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच की एंगल है, तो ये एंगल बाय वर्टिकली ऑपोजिट यहाँ पे भी बनेगी, ठीक है। Yes. तो अभी देखो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करूँ, इधर लिख रहा हूँ मैं, ये ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करूँ, साइन क्या होता है? ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. थीटा का ऑपोजिट साइड कौन सा है? R upon R dash. R upon R dash. इसमें से तुम आर डैश निकाल सकते हो, ये मैं इसलिए एक मिनट, वन सेकेंड ना, वन सेकेंड, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, कुछ तो गड़बड़ हो रही है एक्चुअली। एक्चुअली आर डैश अपॉन आर आना चाहिए। वन सेकेंड ना प्लीज, एक सेकंड रुको। क्या बात है, बराबर तो जा रहा है। आई थिंक एक मिनट, ये कुछ तो गड़बड़ है एक्चुअली में, फॉर्मूला ऐसे है कि इधर आर डैश अपॉन आर आना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आर डैश विल बी गिवन बाय आर अपॉन साइन थीटा। हाँ नहीं नहीं नहीं, रुको, सॉरी स्टूडेंट, एकदम करेक्ट है ये, सॉरी करेक्ट है। एक बार इसमें से मैं आर को ऐसे लिख सकता हूँ, आर इज गिवन बाय आर डैश साइन थीटा। Yes. 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 मैं बोलूँ ऐसे डायग्राम तो परफेक्ट है, क्यों गड़बड़ हो रही है? राइट है, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। आर को क्या लिखूंगा? आर डैश साइन थीटा। तो देखो ये आर की एक न्यू फॉर्मूला मिल रही है, आर डैश साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टॉर्क की, जो टॉर्क मैंने लिखा है, लेकिन टॉर्क एक सिंबल होती है, टॉर्क को ऐसे डिनोट किया जाता है। Tau. हाँ, ये ऐसे उल्टा जे दिख रहा है ना जैसे, Yes. Yes. हाँ, लेकिन ये, हाँ, इसको टाओ कहते हैं, टाओ। ये देखो टाओ, स्पेलिंग ऐसे होनी चाहिए, स्पेल इट लाइक, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे करो, टाओ। ये एक सिंबल है जो टॉर्क के लिए यूज होती है। अच्छा देखो, अभी यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया कि आर इज गिवन बाय आर डैश साइन थीटा, इजंट इट? टॉर्क इज डिफाइंड एज आर इनटू एफ। आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर डैश साइन थीटा, और एफ भी है ना साथ में, तो देखो मैंने एफ भी यहाँ पे डाल देता हूँ, ये देखो, तो ये बन गया आर डैश एफ साइन थीटा, दिख रहा है? सो एक चीज याद रख सकते हो, देखो इसमें थीटा किसके बीच में एंगल थी? आर डैश और एफ के बीच में एंगल थी ना ये। Yes. 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 थीटा इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है। आपको वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट याद होगा। Yes. यहाँ पे Yes, देखो yes. आर डैश जो है वो वेक्टर है, एफ जो है वो भी वेक्टर है, और थीटा यहाँ पे साइन थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आर डैश एंड एफ। एक्चुअली में एक क्रॉस प्रोडक्ट है, Yes. इसको ऐसे लिख सकते हो, आर डैश वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद एफ। टॉर्क एक्चुअली में एक वेक्टर होता है, ध्यान से देखो, टॉर्क एक्चुअली में एक वेक्टर है which is given by the cross product of r and f, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। जब इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड आता है आर एफ साइन थीटा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड ये है, आर एफ साइन थीटा। Yes. तो जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं सर ये कभी साइन थीटा ले रहे हो कभी नहीं लिया, इधर देखो ये फॉर्मूला में देखो साइन थीटा नहीं है, इस फॉर्मूला में नहीं है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आप ऐसे याद करो कि जो जनरल फॉर्मूला है वो आर एफ साइन थीटा ही है, आर एफ साइन थीटा। लेकिन अगर तुमने आर ऐसा ले लिया कि जो आर एफ पे परपेंडिकुलर ले लिया तो थीटा 90 बनेगी ना। Yes. सपोज RF आपने आएगा. किया कि जो एफ पे ऊपर परपेंडिकुलर है, थीटा 90 बनेगी, तो इधर साइन 91 हो जाएगा, तो ऊपर वाली फॉर्मूला RF आ बनेगा. RF बनेगा. Yes. तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपको साइन वाइन के झंझट में नहीं पढ़ना है, आप चाहते हो कि सर कौन Cross साइन थीटा product. लेगा, तो नहीं लेनी है साइन ना, तो एक काम करो, हमेशा आर परपेंडिकुलर वाला लेना जितना हो सके। सर वो R वेक्टर क्वांटिटी है ना? हाँ, आर डैश को मैंने वेक्टर बनाया, हाँ आर भी और वेक्टर R- ही है भैया। Yes. हाँ हाँ, आर भी वेक्टर है।
देखो एक्चुअली में आर डैश या आर वो दोनों एक ही चीज है। अगर आर डैश परपेंडिकुलर है और उसके ऊपर तो वो आर डैश अपने आप आर बन जाएगा वो। Yes. हाँ, थोड़ा ध्यान में रखो। तो टॉर्क इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर डैश एफ। ठीक है, टॉर्क का देखो अभी आपको ये याद है क्या, जब ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है, जब भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट होती है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड थंब रूल से निकालना होता है। कुछ था शायद। Yes. Right hand अगर side. ऐसा है सपोज, अगर ऐसा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी बार, ए बार क्रॉस बी बार इज सी बार, तो सी बार का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल होता था। Yes. तो यहाँ पर भी एक बार बताओ, इज इट टॉर्क इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ ना। Yes. टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल होगा। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कर सकते हो। टॉर्क का डायरेक्शन आप निकालोगे ना तो वो अलोंग द एक्सिस आता है हमेशा। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है ना उसके अलोंग होता है। ये पॉइंट लिख लो, भले बाद में आप खुद देख सकते हो जब चाहिए, मतलब खुद प्रूफ कर सकते हो। ऐसे लिख दो, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस पे है, जेड एक्सिस की तरफ है, तो टॉर्क का डायरेक्शन भी जेड एक्सिस होगा। लिख दो, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। Direction of torque is always along axis of rotation. सर हाँ बोलो। सर मतलब वो एक्सिस परपेंडिकुलर रहता है बॉडी को। हाँ, एक्सिस बॉडी पे परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर की बात नहीं है, ऐसा नहीं है, फिक्स पॉइंट्स में से एक्सिस पास होता है। अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल है ना, सपोज बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, तो फिर एक्सिस वर्टिकल होता है। यस ऐसे लेकिन कुछ फिक्स नहीं है। अच्छा, ठीक है, डायग्राम हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, सब लिख के। Yes. Yes. टॉर्क का यूनिट लिख दो। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, क्योंकि देखो ये आर इंटू एफ है, आर इंटू एफ, एफ तो न्यूटन में होगा और आर मीटर में होगा, तो न्यूटन मीटर बन जाता है। टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर। ठीक है, हो गया सबका? Yes, sir. ठीक है। टॉर्क आई थिंक इजी है, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुझे श्योर ही है। फिर भी मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ टॉर्क के ना प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में आप कहाँ कहाँ टॉर्क लगाते हो वो बता देता हूँ। स्टूडेंट एक बात बताओ, हम लोग जब दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलने में भी आपको फोर्स लगाना पड़ता है ना दरवाजे पे। Yes. 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 ये देखो, सपोज ये डोर है, इट्स अ डोर ऑफ योर हाउस, या कुछ ऐसा डोर है बस ये। ठीक है, एक बार जब डोर यहाँ पे हिंजेस है, हिंजेस मालूम है जहाँ पे डोर रुका रहता है, ये Yes. Yes. ये हिंजेस है, ये देखो। Fix. ये देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट हिंजेस है। जब आप डोर को ओपन करते हो या क्लोज करते हो ना, आपने देखा होगा डोर ऐसे होता है, ये देखो, ये Yes. ऐसे मतलब। एक्चुअली में पता है, जब आप डोर को ओपन क्लोज करते हो वो डोर एक्चुअली में रोटेट कर रहा है, रोटेट। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये देखो अराउंड दिस एक्सिस ये रोटेट करता है। देखो डायग्राम देखो, समझेगा। पूरा रोटेशन नहीं होता है, मतलब ऐसे 360 डिग्री रोटेट करके वापस नहीं आता है, ऐसा तो डोर नहीं होता है, आई एम श्योर। 90 डिग्री तक रोटेट करता है। तो जो डोर की ओपनिंग होती है या क्लोजिंग होती है ना, वो एक्चुअली रोटेशन मोशन है, डोर रोटेट करता है। ठीक है, अब एक बात, रोटेशन के तो टॉर्क लगना चाहिए। एक बात, यहाँ पे हैंडल रहता है, सपोज डोर का हैंडल इधर होता है, ये हैंडल है, इस पर ऐसे फोर्स लगाते हो, ये देखो ये फोर्स है, और एक्सिस देखो कहाँ से जा रही है, एक्सिस। फोर्स और एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है क्या, देखो। Yes. Yes. हाँ, तो देखो ये आर जो मैंने लिखा है, इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स दैट यू अप्लाई ऑन द हैंडल एंड एक्सिस। एक बात बताओ, अगर जब भी कारपेंटर दरवाजा बनाता है तो डोर हम लोग यहीं, डोर में लॉक यहाँ पे लगाते हैं ना, इधर, मतलब जो ओपन करने का नॉब होता है इधर Yes. होता है। Yes. अगर इधर लगा दिया, इधर नहीं होगा open. इधर मतलब कहाँ Rotate पता नहीं हिंजेस होगा। के, हिंजेस के नहीं एकदम नियर लगा दिया। कोई नहीं लगाता, मुझे मालूम है, लेकिन सोचो अगर कुछ ऐसा अतरंगी ख्याल आ गया कि चलो एक्सिस पे इधर है, हिंजेस के पास में अगर नॉब लगा दिया, इमेजिन करो आपके पास एक डोर है जिसमें जो नॉब है ना, खोलने का जो नॉब होता है, जिसको पकड़ के आप खोलते हो दरवाजा, वो नॉब है ना एकदम हिंजेस के पास में लगा हुआ है। सोचो उसको दरवाजे को खोल पाओगे क्या? No. 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 थोड़ा बहुत होगा। बहुत ही डिफिकल्टी होगी क्या खोलने में? Yes. 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 रीजन Yes. पता है क्या है? फोर्स एक इनटू बार 100 ये लगाना जब पड़ेगा।
जब रीजन पता है क्या, एक्चुअली खुल जाएगा, पता है खुलेगा, लेकिन बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपको, मतलब फोर्स बहुत लगाना पड़ेगा क्या। R 0 नहीं है ना, हाँ क्योंकि आर जीरो R तो नहीं, 0 बहुत नहीं कम है हो गया है। इसलिए। देखो टॉर्क इज गिवन बाय आर इंटू एफ, यस नॉब इधर लगाने से क्या हुआ, आर जीरो नहीं हुआ लेकिन आर बहुत कम हो गया है, कम होगा ये। आर बहुत डिक्रीज हो फोर्स गया है। ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो तुमको फोर्स को बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि कुछ सफिशिएंट टॉर्क बनना चाहिए ना। Yes. Yes. हाँ, इसलिए कोई भी जो दरवाजा कारपेंटर बनाता है, कारपेंटर को तुम बोलोगे टॉर्क टॉर्क अच्छा चाहिए मुझे, टॉर्क सफिशिएंट होना चाहिए, वो कुछ समझेगा नहीं, लेकिन उसको भी आइडिया है कि नॉब कहाँ लगाना चाहिए ताकि टॉर्क ज्यादा बने। क्लियर विद दिस एग्जांपल। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो टाइम तो कम है, मैं अब कुछ एग्जाम्पल बाकी देख सकते हो। चलो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, एक थियरी में एक लास्ट टॉपिक बाकी है छोटा सा, वो करा देता हूँ, कपल। ये मतलब टॉर्क में ही है, इट्स अ सब टॉपिक ऑफ द टॉर्क, टॉर्क के अंदर ही आता है ये कपल। अब कपल एक ऐसा वर्ड है जो आपने सुना है, ठीक है, लेकिन डेली लाइफ में जो ये वर्ड आपने सुना है, यहाँ पे उसका मीनिंग वो नहीं है। यहाँ पे फिजिक्स में कपल कुछ और होता है, ठीक है। फिजिक्स में कपल क्या होता है कि अगर कपल मतलब एक्चुअली जनरल इंग्लिश में बात करें, कपल मतलब पेयर हुआ ना, दो चीजों का पेयर। यस जॉइनिंग करना Pair. होता है। पेयर पेयर कपल मतलब दो चीजों का पेयर। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर ये एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जिसको तुम रोटेट करना चाहते हो, रोटेशन के लिए तुमने वो ले लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया या फिक्स पॉइंट ले लिया, ये देखो ये फिक्स पॉइंट है सपोज, ओके। अब मैं कपल समझा देता हूँ क्या होता है। फिक्स पॉइंट ले लिया, मुझे रोटेशन करना है, क्या करूं मैं, फोर्स लगाऊं ना इसके ऊपर। यस Yes. Yes. बस एक फोर्स मैंने ऐसे लगाई देखो, और मैंने एक और फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, ये देखो ऐसा। दोनों फोर्सेस जो दिख रहे हैं ना आपको, देखो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, लेकिन Yes. मैग्नीट्यूड में इक्वल है। सपोज एक फोर्स अगर 10 न्यूटन है तो दूसरा फोर्स भी 10 न्यूटन ही है, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में लेकिन क्या है, ऑपोजिट। Oppo. और इनफैक्ट ये पैरेलल भी है एक दूसरे के, पैरेलल भी लग रहे हैं देखो, पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है ना, तो इनको एंटी पैरेलल बोल सकते हैं, दे आर एंटी पैरेलल, ठीक है। यस सर तो ये फोर्सेस हैं, तो ये दोनों फोर्सेस अगर एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है दोनों, तो ये दोनों को मिला के कपल कहा जाता है। कपल इस फोर्सेस के पेयर को बोला जाता है। दिस पेयर ऑफ फोर्स इज नोन एज व्हाट, कपल। यस तो डाउट आता है कि इसको कपल क्यों बोल रहे हैं, आप इस पेयर का क्या फायदा है, क्यों ऐसा लगा है, तो वो भी समझ में आ जाएगा। देखो इसमें भी जो दिख रहा है ना डायग्राम में, इसमें हर एक फोर्स अपना अपना काम करता है, ऐसा नहीं है कि कुछ एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं। एक काम करो, पहले ऊपर वाला फोर्स देख लो, पहले ऊपर वाले फोर्स पे फोकस करो, उसका फिक्स पॉइंट से देखो ये डिस्टेंस है R1, देखो दिख रहा है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द अपर फोर्स, जो ऊपर वाला फोर्स है वो टॉर्क कितना बनाएगा, R1. R1 into R1F. R1F. R1F, ये तो लिख दिया मैंने, आप लोग बोल रहे हो लिख दिया मैंने। अब दूसरा जो फोर्स है नीचे वाला, उसको देखते हैं, वो उसका जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है, ये सब R2 है, तो ये कितना टॉर्क बनाएगा, R2 है। R2F. R2F ये देखो दोनों ने जो टॉर्क्स बनाए वो है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये दोनों फोर्सेस तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, मतलब लग रहा है हमें, दिख रहा है कि दोनों फोर्स ऑपोज है, एक दूसरे के ऑपोजिंग है, लेकिन ये जो टॉर्क बना रहे हैं ना, ये दोनों टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होते हैं, दोनों टॉर्क्स का डायरेक्शन सेम होता है। ये जो टॉर्क है ना R1F, जो दूसरा टॉर्क है R2F, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। अगर मैं देखो क्विकली डायरेक्शन निकाल के बताऊं ना, आपको समझना आपको पड़ेगा, वो क्विकली मैं अगर डायरेक्शन निकाल के दिखाऊं टॉर्क का, तो देखो कैसे निकालते हैं। आपको ये याद है क्या, टॉर्क इज R बार क्रॉस F बार ना, R Yes. क्रॉस F। Yes. Yes. तो राइट हैंड थंब रूल भी बताया था कि टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल है। तो करना क्या पड़ेगा, हमको अपनी फिंगर्स R पे रखनी पड़ेंगी राइट हैंड की, और F तक टर्न करना पड़ेगा। तो देखो मैं कर रहा हूँ अभी, देखो ये R, ये F, ये देखो ये है टॉर्क का डायरेक्शन, दिख रहा है कहाँ है, Yes. ऊपर है, ठीक। Yes. अब यस नीचे वाला टॉर्क देखो, जो नीचे वाला फोर्स है, ये Yes, देखो sir. ये Same है, same है. हो गया R Same है. और ये हो गया F। Yes, sir. दोनों डॉग्स जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऐसे जेड Yes. एक्सिस की तरफ, दोनों डॉग का डायरेक्शन सेम है। तो इसमें एक खास बात है, देखो इवन दो ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिंग है, दे आर ऑपोजिंग ईच अदर, फोर्सेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, टॉर्क्स आर नॉट ऑपोजिंग ईच अदर, टॉर्क सेम डायरेक्शन में। तो देखो ये दोनों ऐड होंगे। कुछ स्टूडेंट को क्या होता है, कभी भी कितना भी समझाओ टॉर्क का डायरेक्शन समझ में आता नहीं है,
एक तरीका और है टॉर्क का डायरेक्शन समझने का। तुम फिक्स पॉइंट को देखो और नीचे वाले फोर्स को देखो, फिक्स्ड पॉइंट और नीचे वाले फोर्स को देखो। नीचे वाला फोर्स जो है ना, वो बॉडी को ऐसे घुमाना चाहता है, देखो ऐसे रोटेट ऐसे करना चाहता है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब तुम फिक्स पॉइंट को देखो और ऊपर वाले फोर्स को देखो, फिक्स्ड पॉइंट और ऊपर वाला फोर्स। ऊपर वाला फोर्स ऐसे घुमाना चाहते हैं, दिख रहा है? Yes. ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, Yes. दोनों एंटी anti-clockwise. क्लॉकवाइज है। तो क्योंकि दोनों फोर्सेस जो है ना, वो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहते हैं, मतलब टॉर्क दोनों का सेम डायरेक्शन में है। दोनों का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो देखो, ये दोनों को प्लस कर दो सिंपली, दैट विल गिव यू द टोटल टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल ना। इज इट टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल? Yes. Yes. दोनों का मिला के ना। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, F कॉमन आ जाएगा इन द ब्रैकेट R1 प्लस R2, ये है टॉर्क। इट्स अ फॉर्मूला फॉर टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल। अब इस फॉर्मूला को अगर मैं थोड़ा से वर्ड्स में लिखूं, वर्डिंग्स में लिखूं, तो देखो यहाँ पे R1 प्लस R2 लिखा है। ध्यान से देखो, R1 प्लस R2 क्या है? इसे दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 है। Yes. हाँ, yes. R1 प्लस R2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि R1 प्लस R2 इज एक्चुअली, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। R1 प्लस R2 को देखो मैंने ऐसे लिख दिया, that it is a perpendicular distance between two forces। अच्छा, R1 प्लस R2 हो गया। उसके बाद ये F है, ये F दिख रहा है? इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स ना। दोनों फोर्स में से कोई भी एक फोर्स का क्या है? ये मैग्नीट्यूड है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स यू टेक, कपल में से एक कोई फोर्स उठा लो, उसका मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, इससे मिलता है टॉर्क व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कपल। ये फॉर्मूला आपने शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज की होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने बोला ना कि टॉर्क कर रहा है, उसमें ये फॉर्मूला यूज की जाती है, कपल एक्ट होता है वहां पे। हाँ, so ध्यान से देख लो, पूरा पूरा देख लो, जो डायग्राम है नीचे का पूरा लिख भी लो। कुछ डाउट है अभी तक कुछ जो बताया उसमें? ऐसी कुछ चीज है जो नहीं समझ में आई इसमें? ऑल क्लियर? Yes, sir. हाँ, जो जो लिखा है वो Yes. लिखा है, सब इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट नहीं लिखते ना, उनको लगता है सर क्या लिखने का, वो टेक्स्ट बुक में भी सब सर मिल जाएगा। दोनों भी F अगर सेम डायरेक्शन में लगाया तो पैरेलल तो लगाया तो क्या होगा? दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगे, लेकिन दोनों के टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। टॉर्क, एक जो Yes. फोर्स होगा ना वो क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा। तो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगे लेकिन टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो रोटेशन कम होगा, इतना अच्छे से रोटेट नहीं हो पाएगा। Yes. तुमको रोटेशन अगर ज्यादा चाहिए ना, यू Yes. वांट रोटेट फास्टर, ज्यादा रोटेट हो, ज्यादा स्पीड पकड़े रोटेशन में, तो टॉर्क ज्यादा चाहिए उसके लिए, तो टॉर्क कम हो जाएगा उससे। Yes, sir. ये हो गया पूरा लिख के? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब देखो, कपल की मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कपल, इसके कुछ फीचर्स, जो कपल के पास फीचर्स होते हैं वो। पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है कि कपल कैनॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन। कपल कैनॉट, लिखना है लिख लो, हाँ, कपल कैनॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशन मोशन। ऐसा क्यों है? ट्रांसलेशन मोशन याद है क्या बोला था? जो बॉडी सीधी सीधी मूव करती है उसको ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं ना, ट्रांसलेशन मोशन। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन क्यों नहीं होता है कपल से? क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तब वो बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करती है। जब आप चेयर को पुश करते हो, चेयर पे फोर्स लगाते हो, तो चेयर ट्रांसलेशन मोशन करती है ना। Yes. तो ट्रांसलेशन मोशन स्टार्ट करने के लिए क्या लगता है? फोर्स लगता है। यहाँ पर तुमको मालूम है फोर्स 0 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट है, तो वो इधर से कैंसिल कर देंगे। नेट फोर्स कितना माना जाएगा इस बॉडी के ऊपर? 0. Zero. तो लिख लो, पहले वो भी लिखना है, एज द सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0, या ऐसे लिख दो, देखो स्क्रीन पे देखो, एज द समेशन ऑफ फोर्स इज 0। कपल में जो दो फोर्सेस है ना, उन दोनों फोर्सेस का समेशन कितना होता है? 0 होता है। इसलिए फोर्स क्योंकि नहीं है तो इसे ट्रांसलेशन, आपको आवाज कट रहा है। एक मिनट, जो स्टूडेंट पूछ रहा है आपका आवाज कट रहा है पूरा, वापस बोलो। सर एक बार सेंटेंस रिपीट करो ना अभी प्रॉपर। हाँ हाँ, लिखो। पहली प्रॉपर्टी मैंने ऐसे बताई, द कपल कैन नॉट प्रोड्यूस द ट्रांसलेशनल मोशन। कपल कैनॉट प्रोड्यूस द ट्रांसलेशनल मोशन as
नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट लिखा सबने? Yes. चलो सेकंड पॉइंट लिखो। कपल प्रोड्यूसेस प्योरली रोटेशनल मोशन। कपल प्योरली रोटेशन मोशन करता है। कपल प्रोड्यूसेस प्योरली रोटेशनल मोशन। ठीक है। तीसरा एक पॉइंट देखो, तीसरा एक पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन मैं बाद में करता हूँ, पहले लिख लो तीसरा एक पॉइंट। द टॉर्क ड्यू टू कपल, द टॉर्क ड्यू टू कपल does not depend on axis of rotation. Torque due to couple, torque due to couple does not depend on axis of rotation. देखो, देखा सबने? Yes. इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब है आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई भी ले लो, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन लेनी है ले लो। जो टॉर्क की फॉर्मूला है, टॉर्क की वैल्यू जो आ रही है, एक कपल लग रहा है, कपल से जो टॉर्क बनता है, टॉर्क की वैल्यू फिक्स्ड होगी। क्यों ऐसा है देखो, ये मैं पॉइंट अभी समझा देता हूँ। ये फिक्स पॉइंट दिख रहा है, फिक्स पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होती है ना। एक बार बताओ, अगर मैं ये फिक्स पॉइंट थोड़ा सा चेंज करके इधर ले लूं, इधर इधर देखो, देखो मैं दूसरी जगह पे ले लिया, इधर ले लिया तो पता है क्या होगा? R1 कम हो जाएगा और R2 बड़ा हो जाएगा। Yes. इधर ले Yes. लिया तो ये देखो, ये R1 छोटा हो जाएगा और नीचे जो R2 है, नीचे वाले फोर्स से R2 बड़ा हो जाएगा क्या? Yes. लेकिन R1 Yes. प्लस R2 उतना ही निकलेगा जितना पहले था। R1 प्लस R2 के R1 प्लस R2 के अलग निकलेगा। Same. Yes, Same same रहेगा। रहेगा। सेम रहेगा। तो ये देखो, ये जो है ना R1 प्लस R2 वो उतना ही बनेगा जितना पहले था। तो टॉर्क की वैल्यू नहीं चेंज होगी, मतलब टॉर्क उतना ही निकलेगा जितना पहले टॉर्क था। टॉर्क इस पे डिपेंड नहीं करता है कि एक्स और रोटेशन कौन सी है। कपल की बात कर रहा हूँ, कपल में ऐसा होता है कि तुमने एक्स और रोटेशन बदल दी ना तो भी कपल से जो टॉर्क बनता है, टॉर्क उतना ही रहता है। तो आपने वही लिखा है अभी। Yes, sir. ठीक है, चलो समझा ये? Yes. कपल ऑलमोस्ट sir. पूरा हो गया, ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया। कपल का मैं खाली एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, जैसे मैंने वो डोर वाला एग्जाम्पल दिया था ना, कपल का भी एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एक बात, आपने बाईसाइकिल चलाई होगी ना? Yes. साइकिल, Yes. आपकी अभी एज तो नहीं है, लेकिन आपने, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने बाइक्स भी चला ली होगी बिना लाइसेंस के, Yes. स्कूटी भी चला, लेकिन चलाना नहीं चाहिए, Yes. लीगली आप वैलिड नहीं है आपकी। Yes. ठीक है, बाइक भी चलाई होगी, साइकिल भी चलाई होगी। एक बार बताओ, साइकिल का सपोज हैंडल होता है, उसको हम लोग दोनों साइड से पकड़ते हैं हैंडल को। देखो ऐसे मैंने पकड़ा हुआ है, देखो स्क्रीन पे। Yes. उसके बाद जब टर्निंग आती है, टर्निंग, तो तुम हैंडल को घुमा देते हो ना ऐसे, देखो। Yes. Yes. एक बात है, एक हैंडल को पकड़ के ध्यान से देखो, जो लेफ्ट वाला हैंडल होता है, सपोज लेफ्ट वाले हैंडल को पकड़ के तुम अपनी तरफ खींचते हो और राइट वाले हैंडल को अपने से दूर पुश करते हो, ऐसा करते हो क्या? Yes. Yes. दोनों Yes. साइड बाइक के दोनों हैंडल्स को अपनी तरफ खींचते हो। नहीं, तो आई थिंक एक हैंडल देखो ऐसे घुमाया जाता है, देखो स्क्रीन पे देखो ऐसे। Yes. तो ये Yes, तुम sir, क्या yes. करते हो? तुम एक्चुअली में कपल लगा रहे हो हैंडल के ऊपर। ये देखो, ये बाईसाइकिल का सब हैंडल है, ये देखो, ये बाईसाइकिल का हैंडल है। तो एक फोर्स आप तुम ऐसे लगाते हो हैंडल पे और एक फोर्स ऐसे लगाते हो, देखो। तो उससे क्या होता है, ये हैंडल पूरा रोटेट हो जाता है और गाड़ी टर्न कर लेती है ना, लेफ्ट साइड या राइट साइड। Yes. तो जब टर्निंग के टाइम पे आप बाईसाइकिल के हैंडल पे क्या लगाते हो? कपल। Couple. Couple. ठीक है, बाईसाइकिल तो थोड़ा वो सस्ता वाला एग्जांपल हो गया, थोड़ा महंगा वाला एग्जांपल देता हूँ। चलो बाईसाइकिल छोड़ दे, कार पे आ जाते हैं। सपोज आप कार चला रहे हैं, कार में स्टीयरिंग व्हील होता है, Yes. Yes. स्टीयरिंग व्हील गोल होता है, गोल एकदम सर्किल होता है। तो स्टीयरिंग व्हील में जब कार को भी टर्न करना होता है तो पता है स्टीयरिंग व्हील को घुमाना पड़ता है। जब आप Yes. स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हो ना, ये देखो, एक फोर्स यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, टेंजेंशियली अपवर्ड, और दूसरा फोर्स स्टीयरिंग के दूसरे साइड ऐसे लगाते हैं, देखो इधर ऐसे। तो ये स्टीयरिंग व्हील घूम जाता है ना। Yes. तो स्टीयरिंग व्हील पे भी आप ऐसा फोर्स लगाते हो, दोनों फोर्सेस ये देखो ऐसे लगते हैं, ये दोनों फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होते हैं, इससे स्टीयरिंग व्हील घूमता है। ये भी कपल है, Yes. समझा? और एक Yes. लास्ट एग्जांपल देखो, लास्ट एग्जांपल, ये पानी की बोतल है, इसका जब ढक्कन खोलते हैं, देखो इसका ढक्कन सब मुझे खोलना है, तो हम लोग यूजुअली 2 फिंगर लगा के खोलते हैं, कभी कोई एक Yes. फिंगर से खोलता है क्या? No. जब आप ऐसे करते हो, देखो जो मैं अभी कर रहा हूँ, ऐसे ही करते हो ना आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. देखो थंब से मैं लेफ्ट में फोर्स लगा रहा हूँ, टुवर्ड्स लेफ्ट, और जो फर्स्ट फिंगर है उससे मैं राइट वर्ड फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे कुछ।
तो जब बॉटल खोलने के लिए फोर्स लगा दो ना, ये भी कपल है एक्चुअली, समझा क्या? Yes. Yes. कपल हैज मेनी एग्जांपल, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो। तो पानी का बॉटल तो हो गया, पानी का टैप पे भी कपल लगता है, ये देखो सब, ये पानी का टैप है, ये देखो पानी का नल है ये। नल को कैसे खोलते हो? एक फोर्स ऐसे लगाते हो और एक ऐसे। नल को देखा है, दो, ये ऐसा वाला जो टैप रहता है इसको 2 फिंगर से खोलते हो ना, आपकी 1 फिंगर से खोलते हो, टू, 2. तो ऐसे करते हो शायद, देखो ऐसे। इससे आप इस टैप पे क्या लगा रहे हो? कपल। तो बचपन से आप इन सब चीजों पे कपल लगाते आ रहे हो, आपको मालूम नहीं पड़ा है कि इसको खाली कपल बोलते हैं। आज क्लियर हुआ ये? Yes, sir. यस सर, ठीक है। सो एक्चुअली Yes. चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ फाइनली। मैं इंतजार कर रहा था कितने टाइम से कि खत्म हो जाए,